की स्वर्ग मानी जाने वाली एक ऐसी जगह जिसको कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और 19 जनवरी 1990 में ही कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ में नर्क से भी बदतर सलूक किया गया था। ये वो डेट है जब कश्मीर में जवाहर टनल के उस पार रह रहे लोगों को डिस्प्लेसमेंट का दंश झेलना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें टनल के उस पार से इस पार आना पड़ा। जवाहर टनल ये वो रास्ता है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और उस दिन ये मानो रास्ता किसी एक सरहद की तरह हो गया था कि लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर मजबूरी में छोड़कर आना पड़ा। वर्ल्ड में शायद ये पहली बार इतना बड़ा एक्सोडस हुआ है किसी प्लेस में। और ये एक्सोडस ही नहीं, इस इवेंट को सबसे बड़ा ट्रेजिडी भी कह सकते हैं, ट्रेजिडी का नाम भी दे सकते हैं। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि रातों रात उन कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर बार, अपनी ही कमाई हुई धन दौलत को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो? और वो कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीर में सेपरेटिस्ट एनकरेजमेंट को इंक्रीज करने में हाथ बटाया और मिलिटेंसी को पनपने दिया? अगर हम बात करें इस फंडामेंटलिज्म स्टोरी का, जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने 1982 को अपने फादर शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद कश्मीर में सीएम की पोस्ट पर टेक ऑफ किया। 1983 में फारूक अब्दुल्ला की एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ उतरी और विजयी को हासिल किया। 1984 में जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तब फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की बिटरनेस और ज़्यादा बढ़ गई और इस बिटरनेस का जो रिजल्ट था वो था 1984 में कश्मीर में गवर्नमेंट में चेंज हो जाना। फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ जिनका नाम था शेख मोहम्मद शाह, उन्होंने एनसी के यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 लेजिस्लेटर्स को तोड़कर और कांग्रेस के 26 लेजिस्लेटर्स के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को गवर्नमेंट से बाहर कर दिया था। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसीलिए कश्मीर की आवाम ने, वहाँ की पब्लिक ने बाइकआउट किया और जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी किया। कश्मीरी पंडितों पर वायलेंस का जो सबसे पहला केस सामने आया वो आया 1986 में, जब अयोध्या में राम मंदिर के डोर्स ओपन किए गए। इसके बाद अनंतनाग में कई हिंदुओं और हिंदू पंडितों पर अटैक किया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम मंदिरों और मस्जिदों के अगेंस्ट कई इन्फ्लेमेटरी पोस्टर्स भी लगाए गए। 1986 में घाटी में हालात और ज़्यादा खराब होने की वजह से गुलाम मोहम्मद शाह की गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ा और इस तरह फ्रीडम के बाद कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। कश्मीर के सर्कमस्टांसेस को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में ईयर 1987 के असेंबली इलेक्शन जिम्मेदार रहा है। गुलाम मोहम्मद शाह के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने आप को कांग्रेस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। ऐसे में एनसी और कांग्रेस के एलियंस के खिलाफ एक पार्टी जिसका नाम था MUF, इसका पूरा नाम है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, वो एक पावरफुल पार्टी निकल कर सामने आया। जब कश्मीर में इलेक्शन चल रहा था तभी एनसी और कांग्रेस के एलियंस ने अगर एक तरफ 86 सीट जीती थी तो दूसरी तरफ MUF के अकाउंट में महज 4 सीटें ही आईं। MUF के बैनर के नीचे उस वक्त मोहम्मद यूसुफ इलेक्शन फाइट कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ ने सोचा कि इस बार एनसी के गुल मोयुद्दीन शाह को काफ़ी वोटों से हराएंगे, लेकिन आलम ये था कि गुल मोयुद्दीन शाह वोट काउंटिंग के दौरान ही अपने घर चले गए थे, लेकिन शाम को उनको अचानक से बुलाकर जीत हासिल करवा दी गई। इसके दौरान वहाँ की पब्लिक ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उसी वक्त मोहम्मद यूसुफ को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऑलमोस्ट 20 मंथ के बाद जब मोहम्मद यूसुफ जेल से बाहर निकला तो उसने टेररिस्ट का रास्ता चुना और वह आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन की सरगना सैयद सलाहुद्दीन बनकर उभरा। उसका जो पोलिंग एजेंट था उसका नाम था यासीन मलिक, जो आगे चलकर JKLF जिसका पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेटेड फ्रंट, उसका चीफ भी रहा।
JKLF को रिवाइव करने वाले जो लोग थे उनमें 4 लोग मेन थे, जिनके नाम हैं हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद अहमद, मीर और यासीन मलिक, जिन्हें इनके नाम के पहले लेटर से हाजी के नाम से भी बुलाया जाता था। JKLF ये एक ऐसा ग्रुप था जिसने कश्मीर में यूथ को वेपन्स पिकअप करने पर प्रवोक किया। कश्मीर में स्लोली फंडामेंटलिज्म हावी होना शुरू हो गया। 1988 आते आते धीरे धीरे सिनेमा घर, बार, वीडियो लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी, होटल्स, इनको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। इलेक्शन की आड़ में सेपरेटिस्ट ने इस्लाम खतरे में है का स्लोगन दिया, तो दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का स्लोगन रेजअप करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद शुरू हुआ मर्डर्स का सिलसिला। कश्मीरी पंडितों में सबसे पहला मर्डर हुआ 14 सितंबर 1989 को BJP डायरेक्टर और एडवोकेट टीका लाल टपलू की, और फिर 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज नीलकंठ गंजू की। और इन दोनों मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी JKLF ने ली। उस वक्त गलियों में, सड़कों पर, मस्जिदों में सिर्फ एक ही स्लोगन दिया जा रहा था, रालिब गालिब और चालिब, जिसका साफ साफ मोटे शब्दों में अगर हम बताना चाहें तो मतलब ये होता है कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। 8 सितंबर 1989 को BP सिंह की गवर्नमेंट में कश्मीर के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद शाहिद की डॉटर, जिनका नाम है रूपिया शाहिद, उनका किडनैप कर लिया जाता है। और उनका किडनैपिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो JKLF ने ली, जिसके बदले में गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी JKLF के 5 टेररिस्ट को जेल से रिलीज करना पड़ा। और फिर इसके बाद कश्मीर में एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से उर्दू न्यूज़पेपर आफ्ताब में एक ये सर्कुलेट किया गया कि कश्मीर पंडित यहाँ से भाग जाएं, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को अगेन J&K का गवर्नर बना दिया जाता है, जो कि पहले भी 1984 से 1989 तक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इसीलिए CM की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। जगमोहन की नियुक्ति के बाद कश्मीरी पंडितों पर अटैक और ज़्यादा बढ़ गया। कश्मीरी पंडित उस रात को कयामत की रात मानते हैं। उन्हें लूटा जा रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थीं, उनके घरों को जलाया जा रहा था। यही वो रीजन था कि कश्मीरी पंडित रातों रात अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। फारूक अब्दुल्ला की माने तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर भेजने का प्लान जगमोहन जी का था। उनके मुताबिक जगमोहन जी ने उन्हें कश्मीर से 3 मंथ दूर रखने के बाद वापस बुलाने का भरोसा दिया था, लेकिन वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर एडवोकेट ऑथर प्यारे लाल कौल की मुताबिक ये माना जाए तो उनके मुताबिक जगमोहन का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जब हमारी ही थी तो हमारे लोगों के साथ में इतना गलत क्यों हुआ। तब से न जाने कितनी बार हमारी ही सरकार बन चुकी है, लेकिन उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आखिर क्यों। और ये सब वीडियो देखते हुए आपको पता लग गया होगा कि कश्मीरी पंडितों का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि कश्मीर में JKLF और MUF जैसे ग्रुप थे जिन्होंने सेपरेटिस्ट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया। और इस वीडियो को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या असल में मुसलमान हमारा दुश्मन था कि नहीं। क्या कह रहे हैं कि मुसलमान गलत है? मैं पंडित हूँ, मुसलमान को मैं गलत कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मुसलमान नहीं होते तो उस दिन मेरा घर उजड़ जाता। उस हुड़दंग में अगर मैं फंस जाता तो मेरी मौत पक्की थी। मुझे मुसलमानों ने अपने घर में पनाह दे करके रख के बोला, पंडित जी आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में रहोगे, जब हल्ला शांत होगा तब रात को आपको घर छोड़ के आऊँगा। 3 बुलेट से मुझे मुल्ला जी ने, उसका दुकान है द रियल स्टोर, जाकर के देख लीजिए, वजीराबाद में बहुत बड़ी दुकान है, होलसेलर है। मैं उसको माल के उस ऑर्डर के चक्कर में उसके यहाँ गया हुआ था, तब तक इधर हुड़दंग उठ गया। अब बताओ
बताओ सर, अगर एक मुसलमान आपकी रक्षा कर रहा है तो मैं उसे गलत कैसे बोल सकता हूँ? मानता हूँ कि मैं कश्मीर में रहने वाले पंडितों के साथ कुछ मुसलमानों ने गलत किया, लेकिन कुछ मुसलमानों ने सही भी किया है, अच्छा बिहेव भी किया है। द कश्मीर फाइल्स मूवी बनाकर सच्चाई दिखाने का काम किया है जनता के सामने, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मूवी दिखाने के बाद लोगों के दिल और दिमाग में नफ़रत का बीज बोने का काम किया, ये बहुत गलत है। सिर्फ हम कुछ मुसलमानों की गलती की वजह से सभी मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं मान सकते। आज जो ये ज़रूरत है वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने की नहीं, बल्कि गवर्नमेंट से बात कहकर जस्टिस की बात करने की है। उनको जस्टिस डेफिनेटली मिलना ही चाहिए, जिसको इतिहास में इनजस्टिस मिला है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन एक दूसरे के बीच दुश्मनी का बीज बोकर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट से कहकर जस्टिस का पाथ फॉलो करवाकर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन ने बताई है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।